भैया स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। Yep, it's visible. Okay, ओके भैया, let's. तो भैया यहाँ पे बोला गया है कि हमको हमको दो बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है ए एंड बी, दोनों का लेंथ n है। तो हमें एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है x, चूज एनी सबस्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग ए हैविंग लेंथ x एंड रिवर्स। ओके भैया, तो यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रिंग ए से x लेंथ x सबस्ट्रिंग निकालना है और उसको रिवर्स करना है, और हम ये प्रोसेस कितने बार भी कर सकते हैं जब तक स्ट्रिंग बी ना आ जाए। तो हमें ये बताना है कि ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं। तो जैसे 1001 में 1001 को कन्वर्ट करके हमको 0111 में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें 2 वंस है एंड 3, इसमें 3 वंस है। एंड सिमिलरली इस केस में अगर हम x को 3 ले लें, तो ये सबस्ट्रिंग बन जाएगा, और इस सबस्ट्रिंग को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये सबस्ट्रिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए विल कन्वर्ट इनटू बी। तो भैया अगर हम एक केस ये ऑब्जर्व करें कि 2 इज अ प्राइम नंबर, तो अगर 2 प्राइम नंबर है तो हम हमेशा दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको बस ये देखना है कि ए और बी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ वंस इक्वल हो गए तो हम हमेशा ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है टू 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 सबस्ट्रिंग लेने का ऑप्शन है और उसको रिवर्स करने का ऑप्शन है। तो हम पहले निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ वंस इन स्ट्रिंग ए एंड नंबर ऑफ वंस इन स्ट्रिंग बी यूजिंग दिस। फिर कंपेयर कर लेंगे, अगर दोनों इक्वल है तो यस प्रिंट करा देंगे, नहीं है इक्वल तो नो प्रिंट करा देंगे। भैया हो गया। Okay, so yeah, pretty simple problem. बस इसमें यही ऑब्जर्व करना था कि 2 प्राइम है तो किसी भी एडजेसेंट बिट्स को स्वैप कर सकते हैं, तो बस नंबर ऑफ वंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वंस दो इक्वल होने चाहिए दोनों स्ट्रिंग में। ओके, नेक्स्ट। हाँ भैया, मैं वो वाला कर देता हूँ, मिनिमम डिस्टेंस वाला। यप, ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो विजिबल है ना स्क्रीन? या इट्स विजिबल। ओके, सो ये मिनिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है साइज n का, और हम एक ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं जो है कि हम सबस्ट्रिंग ऑफ साइज 3, एग्जैक्टली 3 साइज का ही सबस्ट्रिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसा ये ऑपरेशन हम कितने बार भी कर सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि हम मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वंस कितना अचीव कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग ये दिया हुआ है, तो इसमें अगर मिनिमम डिस्टेंस बात करूँ तो ये वाला 1 और ये वाले 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 है, और सेम वे इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 है। 3 है ना? तो इसमें हमें ये ऑपरेशंस करने के बाद हमें बताना है कि हम मिनिमम डिस्टेंस कितना अचीव कर सकते हैं। सो इसमें मतलब ऐसा था कि मान लीजिए हमारे पास है 101। अगर 101 है तो हम उसको कितना भी रिवर्स कर ले, क्योंकि वो मिनिमम 10 इसको सेलेक्ट करना ही होगा, तो उसको हम कितना भी रिवर्स कर ले हम उससे मतलब कम अचीव नहीं कर सकते। बट अगर हमारे पास 1000 बिट, लेट्स सपोज मैं कहीं लिख के दिखा देता हूँ, बस स्क्रीन शेयर करके, व्हाइट बोर्ड शेयर करना होगा। व्हाइट बोर्ड तो नहीं, यहाँ ही लिख के दिखा देता हूँ। हाँ, अगर हमारे पास सपोज स्ट्रिंग टाइप ऐसा है 0 0 देन 1 0 0 1 0 0 0 0 1। सो इसमें हम देख सकते हैं कि हम कभी भी 3 साइज का सेलेक्ट करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर कोई भी 2 1 हैं जिनके बीच में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं,
अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो इसका मतलब मैं हर बार अगर 3 साइज़ का सेलेक्ट करूँगा तो 2 ज़ीरोज़ को मैं मतलब रिड्यूस कर सकता हूँ डिस्टेंस, 2 ज़ीरोज़ को कम कर सकता हूँ हर बार 3 को कम करके। तो अगर उनके बीच में इवन ज़ीरोज़ है तो हमेशा मैं आंसर को 1 प्रिंट कर सकता हूँ क्योंकि मैं हमेशा 2 वन्स को एडजेसेंट बना सकता हूँ क्योंकि मैं एक बार में ये दोनों को रिड्यूस करूँगा, फिर दूसरी बार में ये दोनों को रिड्यूस करूँगा। तो इस वे में अगर हमारे बीच में वन्स के बीच में किसी भी 2 वन्स के बीच में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है तो मैं हमेशा आंसर 1 प्रिंट कर दूँगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा नहीं है तो हमेशा आंसर 2 प्रिंट करना होगा। बस यही था इस क्वेश्चन में। इसमें कोड मैं दिखा सकता हूँ। इसमें क्या किया है सबसे पहले मैंने कहाँ-कहाँ पे वन्स आ रहे हैं उनको एक वेक्टर में स्टोर कर लिया है। उसके बाद आंसर 2 पहले से इनिशियलाइज़ कर दिया है। उसके बाद हर एक 1 के बीच में मैं चेक कर रहा हूँ गैप और अगर वो गैप कभी भी मतलब इवन ज़ीरोज़ आ रहे हैं उनके बीच में तो आंसर को 1 कर दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आंसर 2 है ही, तो बस वही प्रिंट कर रहा हूँ। तो यही था, ये वाला क्वेश्चन। किसी का कोई और अप्रोच है तो बता सकते हैं। ओके, सो अगर किसी भी 2 वन्स के बीच में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, तो हाँ आंसर भैया। 1 हो जाएगा। हाँ भैया। ओके, ये ज़रा इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अगर सारे वन्स के बीच में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तब तो डायरेक्टली दिख जाता है कि आंसर 1 क्यों होगा। हाँ, क्यों? लेकिन हाँ, सपोज़ ये जो सैंपल टेस्ट में जो थर्ड वाला ना, ये ज़रा इसमें इलैबोरेट करके ज़रा एक्सप्लेन कर दो। या तो कोई अपना और टेस्ट। थर्ड वाला ना? हाँ, ठीक है। तो इसमें हमें एक्चुअली बोला गया है कि किसी भी 2 1 के बीच में, तो अगर बाकी कोई कितने भी सारे हों मुझे मतलब किसी भी 2 के बीच में अगर इवन ज़ीरोज़ होंगे, तो मैं उसको इतना तो देख सकता हूँ कि मैं 2-2 करके हर बार रिड्यूस करते जाऊँगा एक ऑपरेशन से ज़ीरोज़ को, फाइनली जाके मेरे पास एक भी ज़ीरो नहीं बचेगा उनके बीच में, तो वो एडजेसेंट हो जाएँगे। तो ऐसा कोई भी 2 1 अगर ऐसा है जिनके बीच में इवन ज़ीरो होगा, तो हमेशा आंसर 1 हो जाएगा। तो ये इसलिए मैं सारे मतलब वन्स के बीच में गैप देख रहा हूँ। तो किसी के बीच में भी अगर मुझे इवन मिल जाता है, जैसे इस केस में यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स करके देख रहा हूँ कि इनके बीच में कितने ज़ीरोज़ हैं। तो अगर मुझे दिख रहा है कि इसके बीच में इवन ज़ीरोज़ है, मैं डायरेक्टली आंसर को 1 कर सकता हूँ। तो वही है, तो इसके लिए मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर पहले 101 आता फिर बाद में आता तो पहले वाले के लिए जब ये देखता तो ये देखता कि ऑड है, तब आंसर 2 ही रहता। फिर सेकंड जब इन दोनों के बीच में देखेगा तो ये देखेगा कि इनके बीच में इवन है, तब आंसर अपडेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ भैया, अब हो गया शायद। ओके, और अब अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। इसको अपन और सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि अगर अपन सारा ऑड पोजीशन उठाए एंड सारा इवन पोजीशन उठाए, अगर उन दोनों में एटलीस्ट एक 1 प्रेजेंट हो तो ऑलवेज पॉसिबल है। क्योंकि इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि सारा इवन इंडेक्स का स्वैप पॉसिबल है, बीच वाला सेम रह रहा है, 3 को लेके अपन रिवर्स कर रहे हैं, तो इवन इंडेक्सेस स्वैप पॉसिबल है और डॉट इंडेक्सेस स्वैप पॉसिबल है। तो ऐसा सोचो कि सारा वंस को एकदम लेफ्ट साइड में ले आया। हाँ, फिर वैसे देख सकते हैं। और किसी के पास कोई अप्रोच? और किसी ने कोई दूसरे अप्रोच से किया हो तो वो बता सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सबने ऑलमोस्ट यही किया है, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव कर सकते हैं। Yep. Next frequency array retrieval. Hello, screen. Yeah. हाँ, तो क्वेश्चन था कि स्क्रीन मैं एक एरे विजिबल, दिया हुआ है, बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? ना मेरे को नहीं है। अब दिख रहा है।
भैया अभी दिख रहा है? नहीं, तो नहीं, ये क्या प्रॉब्लम है? ओके, कोई नहीं, तुम फिर बोल के ही एक्सप्लेन कर दो। अगर कुछ होगा फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तुम अपना अप्रोच बता दो डिम्पल। ओके ओके भैया। हाँ हाँ, तो हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमें एक एरे दिया हुआ था और जिसमें मतलब फ्रीक्वेंसीज था। हमारे पास एक एरे है, फ्रीक्वेंसी एरे, इसमें सब नंबर्स का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मतलब जैसे कि फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट टेस्ट केस में 2 3 3 2 है। बोला है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू है हमारे array में। तो बेसिकली हमें वो लेक्सिकोग्राफ था। तो हम वो सिंपली वो कर देंगे कि पहले 1 को प्लेस करने का कोशिश करेंगे, 2 को प्लेस करने का कोशिश करेंगे, फिर 3 को प्लेस करने का। तो वही है, लेकिन प्रॉब्लम था कि अ, अभी क्या हमारे पास दो वेरिएबल से होगा, अभी कितना फ्रीक्वेंसी हमें पुट करना, कितनी बार पुट करना बाकी है। जैसे कि 1 हमें 4 बार पुट करना था, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा कि हमने अभी तक कितनी बार पुट किया और हमें कितनी बार पुट करना है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्रीक्वेंसी रिपीट हो गया, जैसे कि टू 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 4 बार रहा, तो हमें 2 बार अलग अलग वैल्यू यूज करना होगा। तो उसके लिए थोड़ा कोड को मॉडिफाई करना होगा। तो उतना ही था। ओके, कोड देखना। या शो द कोड दिखा दिखा। दो। अप्रोच तो समझ में आ गया और मेरा भी सिमिलर अप्रोच ही था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इसे हाँ, तो ने एक मैप लिया। मैप का जो फर्स्ट ये है वैल्यू है, वो जो फर्स्ट वैल्यू है तो मैप का इंडेक्स का, उस तो कर रहा है मेरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ। और दूसरा दूसरा इसमें मतलब सेकंड में मैंने add है, ताकि मैं एक तो स्टोर कर सकूँ मैं कितना देना बाकी है मुझे, और एक स्टोर कर सकूँ और एक स्टोर कर सकूँ मतलब अगर सेम सेम हुआ तो डिफरेंशिएट करना भी था ना, तो उसके लिए दूसरा एक ले रहा हूँ। तो पहले तो क्या क्या कि भैया कोड दिख रहा है? एक्चुअली ये स्क्रीन तुम्हारा विजिबल नहीं है। बाकी सबको विजिबल है या फिर नहीं? नहीं है भैया। नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया। मतलब नो भैया। तो बेसिकली मैप यूज किया, मैप में तुम एक एलिमेंट फ्रीक्वेंसी रख रहे हो और फिर जैसे जैसे और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते जा रहे हो और वो डालते जा रहे हो। हाँ पहला हाँ अगर कोई एलिमेंट आएगा तो हाँ हाँ है। ठीक है। मतलब मेरा भी बहुत ही सिमिलर सा मेरा भी, हाँ अब दिख रहा है कोड। मेरा भी बहुत ही ऐसा सिमिलर सा ही अप्रोच था। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं अपना अप्रोच दिखा देता हूँ। क्या है? फ्रॉम स्टार्ट। आवाज क्लियर नहीं था तो समझ नहीं आया। हाँ तो ठीक है, मैं मतलब थोड़ा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉब्लम में क्या है, वॉइस क्लियर आ रहा होगा मेरा और स्क्रीन भी दिख रहा होगा सबको। हाँ हाँ तो अब क्या है, फ्रीक्वेंसी एरे दिया गया है और हमें लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ए एरे बनाना है। फ्रीक्वेंसी एरे में अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं कोई सा भी एलिमेंट डालता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, अगर मैं x डालता हूँ तो यहाँ वो x 2 टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उस x की फ्रीक्वेंसी 2 होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, x को यहाँ डाल देता हूँ, फिर x को यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे सपोज मैं y डालता हूँ तो मैं y यहाँ डाल दूंगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे y डाल दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि जहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे सेम एलिमेंट्स डालने की कोशिश करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम है, बाद में बताता हूँ क्या। जहाँ पे पहले मानते हैं
कि जहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे सेम एलिमेंट डालेंगे, ठीक है, और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे। पहले 1 डालेंगे, ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी पे, फिर दूसरे फ्रीक्वेंसी पे 2 डाल देंगे, फिर अगर तीसरा फ्रीक्वेंसी पहले आया हुआ है तो यहाँ पे वापस से पिछले नंबर को कंटिन्यू करेंगे, 1 डाल देंगे। अगर अदरवाइज दूसरा कोई फ्रीक्वेंसी है तो फिर न्यू नंबर डालेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरीके से चलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रीक्वेंसी एग्जॉस्ट हो जाए, जैसे कि ये एग्जांपल अगर देखोगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने 1 डाला, ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने 2 डाला, यहाँ पे फिर मैंने सपोज 3 डाल दिया, यहाँ पे ए के पोजीशन पे 3 डाल दिया, तो अब 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे जब मैं 3 डालूंगा तो 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अब मैं आगे 3 नहीं डाल सकता, अब मुझे आगे कोई और एलिमेंट डालना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आगे जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट अवेलेबल होगा, 4 अवेलेबल होगा, वो मैं यहाँ डाल दूंगा 4, फिर उसको यहाँ पे भी 4 डाल दूंगा। तो उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा जब तक कि फ्रीक्वेंसी एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो मतलब हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डालना है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी कितने बार हमने वो एलिमेंट को डाला है, यूज किया है, वो साथ ही साथ मेंटेन करना है, ठीक है। और जो भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो नया फ्रीक्वेंसी है या वो फ्रीक्वेंसी पहले हमने उस फ्रीक्वेंसी को कोई एलिमेंट असाइन कर दिया है, ये चीज। तो ये 3 चीजें, इस 3 चीजों को मैनेज करते हुए एरे को फिल करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, तो ये सिंपल मैप की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो पहले इनपुट लेने के बाद ये रिजल्ट वेक्टर है, ठीक है, मैप ले लिया। मैप में देखो इंडेक्स जो है वो तो ठीक है, वो एक इंटीजर या लॉन्ग ले लूंगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगा वो पेयर होगा। अब वैल्यू पेयर क्यों होगा, जो वैल्यू होगा उसका जो पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो मैं रख रहा हूँ एक्स, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को मैंने कौन सा एलिमेंट असाइन किया, ये इंडेक्स हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, AI यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गया। और वैल्यू का जो पहला एलिमेंट है वो हो गया कि कौन सा एलिमेंट मैंने उस फ्रीक्वेंसी को असाइन किया। तो AI जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज ये फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है 1, उसको मैंने एलिमेंट 1 असाइन कर दिया, तो यहाँ पे x डाल दिया। उसके बाद वो एलिमेंट कितने बार मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने AI डाल दिया क्योंकि ये क्योंकि 1 को मुझे 1 टाइम्स डालना है, तो यहाँ पे मैंने AI डाल दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैंने x को यूज कर लिया तो x को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब x 2 हो जाएगा। अब जब भी नया फ्रीक्वेंसी मुझे दिखेगा तो मैं फिर 2 को यूज करूंगा। अब क्या करूंगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया, फ्रीक्वेंसी को x असाइन कर दिया और उसका काउंट डाल दिया इसका यहाँ पे। उसके बाद रिजल्ट i इज इक्वल टू mai.ff। तो अब रिजल्ट ith रिजल्ट पे मैंने ये जो भी नंबर इसको असाइन किया था फ्रीक्वेंसी को, वो नंबर डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद इसका काउंट जो है वो मैंने माइनस माइनस कर दिया, AI काउंट था, ठीक है, उसको माइनस माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर काउंट 0 हो जाता है तो फिर मैं इस फ्रीक्वेंसी को मैप से हटा दूंगा, ताकि अगर फिर से वो फ्रीक्वेंसी आए तो उस फ्रीक्वेंसी को फिर नया एलिमेंट मिल जाए। जैसे यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर से जब 2 आएगा तो उसको नया एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन एंड में फिर ये चेक कर लो, -1 भी आंसर हो सकता है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन में बस एंड में देखो मैप एम्प्टी है या नहीं। अगर मैप एम्प्टी नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगा जो एग्जॉस्ट नहीं होगा। सपोज ये जो एरे है इसमें एंड में 3 नहीं होता, अगर एंड में 3 नहीं होता तो ये 3 का जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जॉस्ट नहीं होता, तो आंसर -1 होना चाहिए था। तो वो बस कंडीशन एंड में चेक करो -1 का, और अगर -1 नहीं है तो फिर रिजल्ट को प्रिंट कर दो। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन था। -1 का कंडीशन ऐसा होगा कुछ, फ्रीक्वेंसी ऑफ x शुड बी डिविजिबल बाय x, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो -1 होगा। हाँ, तो इस चीज को स्टार्टिंग में ही चेक कर सकते हैं और स्टार्टिंग में ही चेक करके -1 डाल सकते हैं, या तो इम्प्लीमेंटेशन में देख लो कि मैप अगर एम्प्टी नहीं हो रहा है तो फिर -1 कर दो। हाँ, तो ये था। और मतलब अगर किसी के पास कुछ है आइडिया, मैप को यूज किए बिना भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर किसी ने मैप को यूज किए बिना इम्प्लीमेंट किया तो अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखा सकता है। नहीं तो वैसे तो मैप को यूज करना ही ज्यादा इजी होगा मुझे। वेक्टर को यूज किया था भाई, इंट ऑफ पेयर बना के। हाँ, वेक्टर यूज कर लिया था ना, हाँ सही है। तो मैप की जगह वेक्टर यूज कर लो।
क्योंकि यहाँ पे bi 10⁵ तक ही जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम लेकिन ये ठीक था। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम x एंड y ट्री। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हुआ नहीं था, इससे पहले जो प्रॉब्लम था div 1 में वो शायद पहले था, फिर उस पे ज़्यादा सबमिशन आ रहे थे, फिर कम सबमिशन हो गए। तो एनीवेज ये जो प्रॉब्लम है x एंड y ट्रीज, ठीक है, तो इसमें एक ट्री दिया गया होगा, ट्री के नोड्स की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। सो स्टार्टिंग में सारे नोड्स को 0 वैल्यू असाइन किया हुआ है। अब क्या करना है, एक एज को गुड बोला गया है। अगर उस एज को रिमूव करने पे जो 2 सब ट्रीज बनेंगे, वो सब ट्रीज का जो टोटल एंड वैल्यू है, दोनों सब ट्रीज का जो टोटल एंड वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये एक सब ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है, और ये वैल्यूज है 1 1 0 1 0, ऐसे कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, सपोज इस एज को हटा दिया। ठीक है, इस एज को हटाने से क्या होगा, 2 सब ट्रीज बनेगा, एक सब ट्री ये होगा और दूसरा सब ट्री ये होगा, दूसरा ये वाला सब ट्री होगा। ठीक है, तो इस सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज हैं 0 1 1, उन सबको ऐड करो, ऐड करने से क्या आएगा, 0 आएगा। इस वाले सब ट्री के सारे वैल्यूज को ऐड करो, 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, इस सब ट्री और इस सब ट्री दोनों का एंड वैल्यू सेम है, तो यानी कि ये गुड एज है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्वेरीज दिए जाएंगे, और क्वेरीज, हर एक क्वेरी 2 तरीके का होगा। एक क्वेरी होगा जिसमें हमें ये वैल्यू चेंज करना है, ये वाला जो वैल्यू है वो चेंज करना है। वो कैसे चेंज करना है, 1u। ठीक है, अगर u क्वेरी में 1 दिया जाएगा, u दिया जाएगा, अगर u एक लीफ नोड है तो डायरेक्टली उसको 1 कर देना है, अदरवाइज उसका जो वैल्यू है उसको उसके डिसेंडेंट्स के एंड वैल्यू से रिप्लेस करना है। अब डिसेंडेंट्स क्या हुआ, वो उस नोड का सब ट्री के सारे नोड्स एक्सेप्ट दैट नोड इटसेल्फ। ठीक है, तो उसके सारे डिसेंडेंट्स का एंड पता लगाना है और फिर उसके वैल्यू को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। फाइंड द नंबर ऑफ गुड एजेस इन द ट्री। तो ये सेकेंड टाइप का जो क्वेरी है, उसमें हमें प्रिंट करना है कितने गुड एजेस हैं। ठीक है, तो ये है तो ये प्रॉब्लम है। अब इसमें जरा सोचो, स्टार्टिंग में सारे वैल्यूज हमारे पास 0 होंगे, और वो इवेंचुअली वो वैल्यूज 1 बनते जाएंगे। स्टार्टिंग में सारे वैल्यूज, अब जरा सोचो कि अगर कोई वैल्यू 0 है तो वो वैल्यू 1 बन सकती है किसी क्वेरी में, लेकिन किसी भी क्वेरी के अपडेट होने के बाद 1 कभी 0 नहीं बन सकता। इस चीज को जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, और ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, अगर फर्स्ट टाइप के क्वेरी में लीफ नोड है तब तो डायरेक्टली 0 से 1 बन जाएगा। सपोज 1 3 है तो ये जो है 0 से 1 बन जाएगा। ओके, बट ठीक है, बट अगर सपोज 1 और 2 है तो 2 पे तो ऑलरेडी 0 है, तो ऑलरेडी 0 है, और अगर इसके डिसेंडेंट्स को ऐड करते हैं, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 नहीं बना, ये 0 ही था, 0 ही रहा। लेकिन अगर ये 4 1 होता, सपोज 1 3 से पहले एक और क्वेरी था 1 4, तो फोर्थ नोड जो है वो भी, उसका भी वैल्यू 1 बन जाएगा। ठीक है, ये भी 1 बन गया। इसके बाद अगर 1 2 क्वेरी होगा तो फिर ये जो 0 है वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 0 है ये भी 1 बन गया। ठीक है, अब क्या 1 से 0 पॉसिबल है, ये सोचने की कोशिश करो। यहाँ पे 1 बन गया, अब अगर सपोज फिर से 1 और 2 आता है
तो क्या ये 1 0 बन सकता है? नहीं, ये 1 0 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये 0 1 इसलिए बना क्योंकि इसके सारे डिसेंडेंट्स 1 हो गए थे, तभी ये 1 बना। यानी कि डिसेंडेंट में 0 है ही नहीं, तभी ये 1 बना। अगर 0 होता तो एंड 0 हो जाता। ठीक है, क्योंकि क्या है, अगर मेरे पास बहुत सारे बिट्स हैं, एक भी बिट अगर 0 होगा तो पूरा टोटल एंड करने से 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी भी डिसेंडेंट में 0 नहीं था, तभी इसका वैल्यू 1 बन पाया। तो यानी कि अगर वापस से 1 2 आता है तो ये वैल्यू कभी 0 बन ही नहीं पाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। तो यानी कि 0 से 1 पॉसिबल है, बट 1 से 0 कभी भी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो नंबर ऑफ गुड एजेस है ना, वो हमेशा डिक्रीज करेंगे। अब ये बताता हूँ कैसे। अब सपोज ये 0 0 ही है, ये वाला क्वेरी किया। ठीक है, स्टार्टिंग में गुड एजेस कितने होंगे? स्टार्टिंग में गुड एजेस n-1 के बराबर होगा। यहाँ पे n-1 है, 1 2 3 4, तो 4 के बराबर होगा स्टार्टिंग में नंबर ऑफ गुड एजेस। सारे एजेस गुड हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि सारे वैल्यू 0 हैं। किसी भी एज को ब्रेक करो, टोटल एंड दोनों सब ट्री का 0 ही रहेगा। अब अगर किसी लीफ नोड पे सपोज 1 डाल दिया तो अच्छा, किसी लीफ नोड पे 1 डाल दिया, सपोज लीफ नोड से पहले कोई क्वेरी, ऐसा कोई क्वेरी है 1 4 तो लीफ नोड है, लेकिन सपोज 1 2 क्वेरी है, तो ये क्वेरी से कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, अगर लीफ नोड वाला क्वेरी आएगा सबसे पहले, तभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। उससे पहले तो सारे वैल्यू 0 हैं। तो अगर पहला क्वेरी ऐसा है, लीफ नोड के अलावा कोई दूसरा नोड है पहले क्वेरी में, तो उससे 0 का 0 ही रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नंबर ऑफ गुड एजेस में भी कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर लीफ नोड है, वहां अगर लीफ नोड आता है क्वेरी में, वहां से फिर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सपोज 4 है, 1 3 था, 1 4 था, 4 जो है वो 4 का वैल्यू 1 हो गया। ओके, अब क्या होगा, ये जो एज पहले गुड था, ये बैड बन जाएगा। कैसे? अगर मैं इस एज को ब्रेक करता हूँ, ये सिंगल नोड वाला सब ट्री है, इट्स एंड वैल्यू वुड बी 1, और ये जो बाकी जो सब ट्री है, बाकी जो सब ट्री बचा, उसका एंड वैल्यू 0 है। तो यानी कि ये मिसमैच हो गया, तो ये बैड एज बन गया। तो यहाँ पे वैल्यू 0 से 1 अपडेट हुआ, और वैसे ही एक बैड एज आ गया। तो अब 1 4 ये अपडेट होने के बाद नंबर ऑफ गुड एजेस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब 1 3 को जब अपडेट करोगे, थर्ड नोड को अपडेट करोगे, तो फिर से चेंज होगा। फिर से इसको 1 कर देते हैं। अब ये वाला एज भी जो है बैड एज बन जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक। तो अब नंबर ऑफ गुड 2 बन गया। ठीक है, तो देखो, जैसे जैसे जब भी कोई 0 1 में चेंज होगा, वैसे ही नंबर ऑफ गुड एजेस 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब सपोज 1 2 वाला अपडेट आया, 2 जो है वो 0 से 1 बन गया, तो 2 का जो ऊपर वाला एज था वो बैड बन जाएगा। तो इसको 1 रिप्लेस करते हैं, ये 1 बन गया। अब ये वाला जो एज था जो पहले गुड था, ये अब बैड बन जाएगा। कैसे? इस एज को ब्रेक करोगे, ये 2 जो है 1 बन गया है, तो ये वाला तो सब ट्री जो है, इसका तो एंड वैल्यू 1 हो गया, लेकिन बाकी जो सब ट्री है, वहां पे तो 0 अभी भी प्रेजेंट है, तो वो अब तो उसका एंड वैल्यू 0 रहेगा, तो मिसमैच हो गया, तो ये बैड बन गया। तो अब इस अपडेट के बाद जी फिर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जी जो है वो हमेशा डिक्रीज करता रहेगा। लेकिन अगर सारे वैल्यूज 1 बन जाते हैं किसी पॉइंट पे, तो फिर जी जो है फिर वो वापस से n-1, यानी कि जी जो ऐसा डिक्रीज होता रहेगा, जी फिर 0 भी बन जाएगा एक पॉइंट पे आके। जी डिक्रीज होता रहेगा, 0 बनेगा, फिर 0 के बाद अगर वापस से 0 के बाद अगर सारे वैल्यूज 1 बन जाते हैं, तो फिर जी जो है वो वापस से n-1 बन जाएगा, यानी कि 4 बन जाएगा। ये एक एज केस है, इसको मिस किया जा सकता है, तो ये जरा देखने की बात है कि अगर सारे वैल्यूज 1 बन गए, तो फिर नंबर ऑफ गुड एजेस वापस से 4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो अब ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो क्या कर सकते हैं, सारे सारे एजेस, सारे नोड
के लिए पता लगा सकते हैं कि उसके नीचे कितने जीरोस हैं, वो मेंटेन करके रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 2 के नीचे 2 के नीचे कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। 1 के नीचे कितने जीरोस होंगे, तो एक डीएफएस लगा सकते हैं। डीएफएस लगा के पता लगा सकते हैं कि सारे नोड्स के नीचे कितने जीरोस हैं, हर एक नोड के नीचे कितने जीरोस हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ ऐसा कोई अपडेट आता है 1,4, ठीक है, तो देखो कि ये 4 जो है इसके नीचे कितने जीरोस हैं। अगर इसके नीचे जीरोस नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 अपडेट हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 थी तो फिर अपडेट करने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 है तो चेक करो कि क्या इसके नीचे 0 प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसके नीचे कोई भी 0 नहीं है तो फिर ये वैल्यू फिर 0 से 1 अपडेट हो जाएगा। अब ये वैल्यू 0 से 1 अपडेट हो गया तो नंबर ऑफ, तो जी को तुम एक से 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 कर दो जी। अब ये जो है ये अब 0 से 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसके सारे एंसेस्टर्स के काउंट ऑफ जीरोस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 से। तो ये अब 0 से 1 हो गया, तो 2 में पहले सपोज काउंट ऑफ जीरोस, इसके लिए काउंट ऑफ जीरोस पहले था 2, वो अब 2 से 1 बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए सपोज पहले काउंट ऑफ जीरोस था 1 2 3 4, तो वो अब 4 से 3 बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये करना है। तो जो भी 1 टाइप का क्वेरी है उसके लिए चेक करो कि ये जो नोड है इसके नीचे ये नोड में 1 प्रेजेंट है या 0 प्रेजेंट है। अगर 1 प्रेजेंट है तो अपडेट नहीं होगा, अगर 0 प्रेजेंट है तो चेक करो इस नोड के इस नोड का काउंट ऑफ 0 कितना है। अगर काउंट ऑफ 0 है तो फिर ये नोड 0 से 1 में अपडेट हो जाएगा। 1 में अपडेट हो गया, 1 में अपडेट कर दो। उसके बाद इसके सारे एंसेस्टर्स थे, तो एंसेस्टर्स पे जाने के लिए तो एक सिंपल सा लूप लगा सकते हो। एक पहले तुम पेरेंट भी स्टोर कर सकते हो, हर एक नोड का किस नोड का कौन सा पेरेंट है। फिर एक सिंपल सा लूप लगा के सारे पेरेंट्स पे आइटरेट करके उन सारे पेरेंट्स का काउंट ऑफ 0 -1 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन ये इनएफिशिएंट है, लेकिन ये मैंने इनएफिशिएंट तरीके से इंप्लीमेंट किया और पास हो गया। शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट केसेस नहीं होंगे। इस तरीके से करना इनएफिशिएंट है। एफिशिएंट तरीका मुझे दिखा नहीं, शायद अभिनव ने किया होगा उससे सॉल्व, लेकिन ये चल जाएगा। दिस वुड बी गुड इनफ टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो सारे पेरेंट्स में लूप लगाओ, उनके काउंट ऑफ जीरोस को सब्ट्रैक्ट करो 1 से। ठीक है, तो सारे 1 टाइप के क्वेरी के लिए ये करना है, और अगर 2 टाइप का कोई क्वेरी है सेकंड टाइप का तो उस टाइम जो भी जी की वैल्यू होगी वो बस प्रिंट कर देना है। तो ये सॉल्यूशन था। भैया मैंने पेरेंट से किया। कैसे किया? पेरेंट से चाइल्ड में पेरेंट जाके? नहीं मतलब अगर कोई वैल्यू 0 से 1 हो रहा है ना, तो उसके पेरेंट मतलब हर एक नोड का चाइल्ड कितना चाइल्ड है वो काउंट करके रखा मैंने। तो अगर कोई भी चाइल्ड अगर 0 से 1 हो रहा है तो काउंट माइनस कर दिया। काउंट माइनस कर दिया उस पेरेंट के लिए। हाँ, तो अगर उस पेरेंट का क्वेरी आ रहा है ना, तो उसका काउंट चेक कर लिया, तो उसका काउंट अगर जैसे 0 हुआ, मतलब अभी उसके पास एक भी चाइल्ड 0 नहीं है, तो उसको सेंस कर दिया। अगर 0 से बड़ा है तो सेंस नहीं किया। हाँ ठीक है, ये मेरा भी सही था मैंने भी किया। हाँ, लेकिन वो तो वैसे ही क्या होगा ना, जैसे अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, अगर मतलब कोई भी नोड अपडेट हो रहा है 0 से 1 हो रहा है, तो उसके फिर सारे पेरेंट्स का काउंट ऑफ 0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो किया था या सिर्फ फिर इमीडिएट पेरेंट करने से हो जाएगा? सिर्फ इमीडिएट पेरेंट को ही तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था? हाँ, ओके, इमीडिएट क्योंकि पेरेंट। अगर किसी एक नोड का वैल्यू 1 से 0 होता है तो उसका मतलब एक किसी एक सब ट्री में अगर 0 है तो उसका जस्ट इमीडिएट चाइल्ड ही होगा 0। तो वैसा कभी नहीं होगा कि इमीडिएट चाइल्ड सब 1 है उसके नीचे 0 होगा। तो इसको समझ अगर गया, मतलब अगर रिवर्स करें उसका इमीडिएट चाइल्ड अगर 0 से 1 हुआ है तभी वो भी 0 से 1 हो सकता है। तो बस वो चेक कर लो कि क्या उसके सारे इमीडिएट चाइल्ड 0 से 1 हो गए। अगर सारे इमीडिएट चाइल्ड 0 से 1 हो गए तो वो भी हो जाएगा, वरना नहीं बट होगा। ये चेक करना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इसका रिवर्स अगर चेक कर लो कि मतलब हर एक चिल्ड्रन का पेरेंट हो गया मतलब कि नहीं। ये रख लो। ओके ठीक है, हाँ, समझ मतलब गया। क्योंकि एक पेरेंट का बहुत चाइल्ड हो सकता है, बट हर एक तो चाइल्ड का मतलब एक ही वो पेरेंट होगा। मतलब काउंट ऑफ चाइल्ड रखो जिनमें जीरोस है, वो रखो, है ना।
ये बोल रहे हो हर एक हाँ, नोड के लिए उस टाइप काउंट का ऑफ कुछ चाइल्ड हुज जो वैल्यू आर 1 है या फिर यहाँ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, समझ गया। मतलब इमीडिएट वाला चीज मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी पास कर गया। ठीक है, ये इमीडिएट वाला ऑब्जर्वेशन अच्छा था। तो इसका कोड तो फिर सिंपल ही है। कोड तो जो मैंने बताया एज इट इज होगा। इनपुट लेने के बाद ये फाइंड, ये डीएफएस लगा दिया, डीएफएस लगा के काउंट स्टोर कर दिया, और काउंट की जगह और काउंट के साथ साथ पेरेंट भी पता लगा लिया। उसके बाद वही हर एक क्वेरी के लिए टाइप 2 का क्वेरी है तो आंसर प्रिंट कर दो, नहीं तो फिर अगर 1 है तो 0। ये मतलब अगर काउंट ऑफ एक्स, यानी कि अगर एक भी 0 है तो उसको 0 कर दो। मतलब कि अब उसके नीचे एक भी 0 नहीं है, अब उसकी वैल्यू 1 हो गई। वैल्यू को मैंने मेंटेन नहीं रखा, उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए आंसर को सब्ट्रैक्ट करो। अगर आंसर लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब कि सारी के सारे वैल्यूज 1 बन गए। सारे वैल्यूज अगर 1 बन जाएंगे तो फिर आंसर फिर n-1 हो जाएगा। तो इस चीज को हैंडल करो। ठीक है, फिर सारे पेरेंट्स में जाओ और उसको अपडेट कर दो। चलो, फिर किसी को डाउट है इसमें कुछ? डाउट नहीं है, मैंने इसमें बस मतलब क्या किया कि यूलर ग्राफ बना के उसमें सेगमेंट्री लगा दिया था। सेगमेंट्री पास हो गया क्या? मेरा तो फेल हो गया था। मेरा पास हो गया था वो। सेगमेंट्री यूज किया था। ये भी हाँ, आ गया मतलब था मेरा। नहीं, मतलब सेगमेंट्री वैसे नहीं लगाया। सेक्रेटरी वर्जन का सेगमेंट्री पास नहीं हुआ। मतलब ग्राफ को फ्लैट करके फिर उसमें सेगमेंट्री लगाया था। फ्लैटन करके हाँ। किया था सेगमेंट्री। हाँ ऑयलर वाले तरीके से फ्लैटन किया था। हाँ तो पास सेगमेंट्री हो क्या गया था। वेक्टर से बनाया था कि स्टैटिक एरेज? हाँ, वेक्टर से बनाया था। अच्छा, एडजेसेंसी लिस्ट नहीं, तो वो जो सेगमेंट्री का एरे होता है ना, हाँ, वो वेक्टर से बनाया था। कौन सा है उसका? रिकर्सिव की इटरेटिव? इटरेटिव या रिकर्सिव। रिकर्सिव। हाँ। कोड